नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी कि मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। और आपको बता दूं कि आजादी के बाद यानी कि यूसीसी लागू होने वाला यानी कि भारत का सबसे पहला राज्य वो है उत्तराखंड राज्य। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस कानून के अंदर यानी किस तरीके का यानी कि प्रक्रिया शुरू होगी और कैसे उत्तराखंड के अंदर इस कानून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस प्रकार से इसकी पूरी प्रक्रिया को प्रदेश में लागू करने से पहले क्या क्या किया था और कैसे इस कानून से लोगों को फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री यानी कि धामी ने पोर्टल पर यानी सबसे पहले अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया इस कानून के लागू होते ही। और मैं आपको बता दूं कि हर साल 27 जनवरी को यानी राज्य में यूसीसी दिवस के नाम से भी मनाया जाएगा और इसकी घोषणा भी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार, ये सिविल कोड जो लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इससे लोगों को फायदा होगा या इससे लोगों को नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे कैसे लागू किया गया और इसे इससे क्या फायदा होगा और किस प्रकार से संपत्ति के अंदर आप विरासत घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं? या तो 3 मिनट का कोई भी वीडियो, मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा जो है व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है और आपको वो विरासत अपने नाम करानी है, तो उसके मुंह पर मोबाइल ले जाइए, वो बोल देगा और उसे ठाकर आप अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार का भी इस कानून के अंदर प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं कि जो लिव एंड रिलेशन में जो संतान पैदा होती है उसके लिए भी इसके अंदर कानून है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताना चलूं, अनुसूचित जनजाति के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है और जो उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति हैं उन लोगों के ऊपर भी ये यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। तो चलिए विस्तार से नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधान, अब क्या प्रावधान है चलिए देख लेते हैं। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि अगर आप शादी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर इस कानून के अंदर विवाह का जो पंजीकरण, मैंने शुरू में ही बताया है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सबसे पहले विवाह पंजीकरण यानी कि इस कानून के लागू होते हुआ है। नंबर 2 क्या है कि पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित, यानी कि अगर आपकी पत्नी या मैं ये कहूँ, सॉरी, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो गुजर जाने के बाद ही वो दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन पति पत्नी के जीवित रहते इस प्रकार की शादी नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का यानी कि जो समान अधिकार है। पहले क्या था कि उत्तराखंड के अंदर, मान लीजिए उत्तराखंड क्या पूरे भारत के अंदर ऐसा होता था है कि तलाक जो है वो आपस में झगड़ा हो जाता था पति पत्नी का, लेकिन पति इस बात की जिद कर लेता था कि तलाक नहीं दूंगा, तो अब यहाँ पर तलाक पत्नी भी पति से ले सकती है। तो इस कानून के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज इस कानून के अंदर मेंशन है। सभी धर्म के जो समुदाय के सभी वर्गों के लिए यानी बेटी बेटी की संपत्ति में समान अधिकार है। और मैंने इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो को चुना है क्योंकि मैं जमीन से संबंधित बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कानून लागू हुआ है, तो वहां पर जो सभी धर्मों के या सभी समुदाय के जो बेटी हैं बेटे हैं उनका संपत्ति पर जो है एक समान अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि बेटी है बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं है। या वैसे तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान भी था कि बेटी और बेटे का जो समान अधिकार होगा संपत्ति के अंदर, लेकिन इस कानून के तहत भी बेटी और बेटे का समान अधिकार यानी कि होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत पर जो प्रथा पर रोक, अगर बात करें मुस्लिम समाज की, और यही मैं आपको बताने वाला भी हूँ, मुस्लिम समाज में अगर मेरे हिंदू भाई इस बात को सुन रहे हैं, मुस्लिम समाज में हलाला बिल्कुल भी नहीं है। हलाला शब्द उन लोगों की देन है। हलाला तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है, मैंने इस्लाम की हर एक पुस्तक पढ़ी है, उसके अंदर हलाला नाम का कोई शब्द नहीं है। और हलाला इतना बड़ा पाप इस्लाम इस्लाम मजहब के अंदर है कि जिसे कहा भी नहीं जा सकता। ये हलाला शब्द कुछ कटमुल्लाओं के द्वारा चलाया गया है और इस्लाम के अंदर इसका कोई महत्व नहीं है। रही बात इद्दत की अगर कोई मुसलमान है तो वो इद्दत कर सकता है, अगर उसकी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहता तो वो यानी कि यूसीसी कानून की तरफ आ सकता है। अगर इद्दत का बहुत बड़ा महत्व इस्लाम के अंदर है, अगर अनपढ़ लोगों को इद्दत के बारे में जानकारी नहीं है,
और इस प्रकार के जो कानून के अंदर यानी इस प्रकार के जो प्रावधान लगाते हैं, वो केवल एकमात्र दूसरे के या तो जो है समाज को ठेस पहुंचाने के लिए लगाते हैं। इद्दत के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं पता है। उसे ये नहीं पता है कि इद्दत से बच्चे की नस्ल का पता चलता है। और बच्चे की नस्ल का कैसे पता चलेगा कि अगर इद्दत नहीं हुई है, यानी 3 महीने 10 दिन के लगभग इस्लाम के अंदर ये है। अगर इद्दत में बैठी हुई है औरत, तो उससे ये पता चल जाता है कि मरने वाले का बच्चा है या फिर इसको बच्चा नहीं हुआ। मान लीजिए कि इद्दत से पहले उसकी शादी कर देते हैं, तो पता नहीं चलता है ये बच्चा मरने वाले का है या ये जो दूसरी इसने शादी की है इसका बच्चा है। तो 4 महीने 10 दिन के लगभग इद्दत का समय होता है। तो इद्दत का जो मैटर है वो ये कोई प्रथा नहीं है। ये तो समाज के लिए एक भलाई का कार्य है, लेकिन मुल्ला ढपाजे इस बात को नहीं समझा पाते हैं और उल्टे काम इस्लाम मजहब में करते हैं। इस्लाम मजहब वर्ल्ड का नंबर 1 मजहब है। 156 देशों के अंदर इसी प्रकार से ये मजहब नहीं फैला। वर्ल्ड का बेस्ट मजहब अगर माना जाता है तो इस्लाम मजहब है। लेकिन कुछ मूर्ख हैं जिन्हें पता ही नहीं इद्दत क्या होती है। कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म में हलाला चला दिया कि हलाला क्या हलाला, ये हलाला तो मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे पता ही नहीं है हलाला क्या है और हलाले जैसी कोई प्रथा ही इस्लाम। लेकिन हाँ, कुछ मुल्ला ढपाजे इस काम को करते हैं और उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं होता। पहली बात तो वो मुसलमान ही नहीं होते। तो चलिए अगली बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार के लिए यानी कि जायज और नाजायज बच्चों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा इस कानून के तहत। लिव रिलेशन एंड यानी कि लिव एंड रिलेशन के लिए पंजीकृत अनिवार्य है। अब लिव एंड रिलेशन के लिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि कोई इस मुख्यमंत्री को समझाए। लिव एंड रिलेशन के लिए यानी पंजीकृत अनिवार्य है। मान लीजिए कि अगर कोई पत्नी है और उसकी जो रिलेशन में दूसरी भी बीवी है, अब दूसरी बीवी का जो बच्चा है उसे भी इस कानून के आधार पर पूर्ण संपत्ति में इसी प्रकार का अधिकार होगा जैसे कि ब्याहता लड़की का होता है। यार मेरी बात एक समझ में नहीं आती है। लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें दूसरे की मजहब यानी शरीयत कहा जाता है, कानून को शरीयत के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोगों को इस बात की जानकारी होती है। समझ में ये बात नहीं आती कि इस प्रकार के लोगों को पता नहीं क्या होगा। अब बात करते हैं कि यूसीसी कैसे लागू हुई उत्तराखंड के अंदर। यूसीसी यूनिफॉर्म यानी सिविल कोड, ये 27 जनवरी 2022 को यानी कि इसे का जो है गठन किया गया था और 2 फरवरी 2024 में यानी कि इसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी और 8 फरवरी 2000 यानी कि राज्य की विधानसभा में अधिनियम। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जब ये सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ तो विपक्ष का कोई भी विधायक इसके खिलाफ नहीं गया और विधानसभा में सभी विधायकों ने इसका समर्थन भी किया। यानी कि इस प्रकार से ये कानून जो है लागू उत्तराखंड के अंदर हुआ। बात कर लेते हैं कि आखिर सही मैटर की कि इस कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय के क्या कर्तव्य होंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये कानून यूसीसी लागू हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से रजिस्ट्रार जो है वहां पर बनाए जाएंगे, क्योंकि पंजीकृत जो है विवाह शादियों का और विरासत पंजीकृत लिव एंड रिलेशन का जो पंजीकरण है उसे पूरे प्रत्येक राज्य में लागू किया जाएगा। और लागू कैसे किया जाएगा चलिए मैं आपको बता दूं। रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य क्या होंगे। यदि रजिस्ट्रार तय समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फॉरवर्ड रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा और इसी तरह यानी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को का आदेश और रजिस्ट्रार के जनरल अपील की जा सके और 60 दिन के भीतर अपील निपटाया जाना आदेश जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रार का क्या कर्तव्य होगा, यानी कि 60 दिन के अंदर फैसला लेगा और लीव एंड नियमों का उल्लंघन कानून यानी कि उल्लंघन विभाग का कानूनों का उल्लंघन करने वाले की सूचना पुलिस को देगा। यानी कि सब रजिस्ट्रार का कर्तव्य इस प्रकार से जब किसी प्रदेश के अंदर कोई कानून लागू होता है और पता भी नहीं है, अगर राज्य में किसी और की सरकार आ गई तो हो सकता है ये कानून बदल भी दिया जाए। लेकिन इस कानून का कोई अच्छा खासा असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये कानून यहाँ पर लागू हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कानून का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी किसी भी धर्म समाज के व्यक्ति पर इसका कोई असर पड़ेगा और इससे कोई खासा लाभ भी नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। विवाह पंजीकरण यानी कि 26 मार्च 2010 संहिता लागू होगी और इसके पंजीकरण के 6 महीने में ही करवाना होगा। मान लीजिए कि अगर शादी हुई है, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ही इसे यानी अपने विवाह को पंजीकरण कराना होगा और संहिता लागू होने के बाद यानी होने वाला यह पंजीकरण विवाह के 60 दिन के भीतर यानी उसे पंजीकरण करना होगा। आवेदकों का अधिकार क्या होगा, अगर आप पंजीकरण यानी विवाह शादी कराना चाहते हैं तो आपके इसमें क्या अधिकार होंगे।
यदि सब रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर आपका कोई इस प्रकार का विवाह है और वो नहीं दर्ज हो पा रहा है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार अस्वीकृत आदेश यानी कि खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है, और रजिस्ट्रार अस्वीकृत यानी आदेश के खिलाफ 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है। अपीलें ऑनलाइन यानी पोर्टल पर ऐप से भी के माध्यम से भी की जा सकते हैं। लिव एंड रिलेशन क्या है और इसका नियम क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इद्दत हलाला बहुत बड़ा मुद्दा लोग उठाते हैं कि इद्दत क्या है, हलाला क्या है। बेहतर है कि वो लोग इस्लाम को भी नजदीकी से जाने। हलाला इस्लाम में हराम है। कुछ कटमुल्ला है, उनके दाढ़े काट देने चाहिए अगर वो हलाले के नाम पर यानी स्त्री समाज को परेशान करते हैं। तो मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे कटमुल्लाओं के दाढ़ों को काट लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हलाला शब्द कहीं पर भी नहीं है और इस्लाम में हलाला हराम है। तो चलिए बात करते हैं लिव एंड रिलेशन पर क्या है नियम। संहिता लागू होने से पहले यानी कि स्थापित लिव एंड रिलेशन संहिता के लागू होने की तिथि 1 महीने के भीतर यानी कि पंजीकरण कराना होगा। जब महिला जबकि संहिता के लागू होने के बाद स्थापित लिव एंड रिलेशन यानी पंजीकरण लिव एंड रिलेशन प्रवेश तिथि 1 महीने के भीतर पंजीकरण करानी होगी। लिव इन समाप्ति यानी कि या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने कर सकते हैं। यदि साथी आवेदक करता है कि रजिस्ट्रार की दूसरी पुष्टि आधार पर इसे स्वीकार करेगा। यदि लिव एन महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म से 30 दिन के भीतर यानी इसका जो है अपीलकर्ता को इसका बताना होगा। विवाह विच्छेद यानी कि तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण तलाक यानी शून्यता डिग्री यानी कि अदालत केस नंबर अंतिम आदेश बच्चे को एन अंतिम आदेश कॉपी। अब मेरी समझ में एक बात तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मान लीजिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लिव एंड रिलेशन में हैं। मान लीजिए कि अगर कोई अपनी चाची के साथ लिव एंड रिलेशन में है और उसे बच्चा रह जाता है तो उस बच्चे का क्या होगा, समझ गए। इस प्रकार के जो भेद हैं वो खुलकर अब सामने आएंगे इस कानून के लागू होते ही, और पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा धर्मात्मा। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर ऐसे भी बहुत से कानून हैं जिनका बहुत ही कठोर प्रावधान है, जैसे कि बलात्कार और ऐसे ही पॉस्को। और यहाँ तक कि ऐसा भी पाया जाता है कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जो छोटे भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिव एंड रिलेशन में अगर इस प्रकार का मैटर आएगा तो उसकी डीएनए तो 100% होगा। और इससे मुझे लगता है कि कानून के अंदर जिस प्रकार की सुविधा भी दी गई है तो इस प्रकार की अड़चने भी बहुत आने वाली हैं, और मुझे लगेगा कि न्यायालयों के अंदर इस प्रकार से भीड़ भी इस प्रकार की ज्यादा ऐसे मैटरों की बढ़ेगी कि साहब मैं इसकी रिलीव एंड रिलेशन में थी और इस प्रकार से वहां पर एक बच्चा है और बच्चे का ये मैटर है। यानी कि लगता है कि मामला और न्यायालयों के अंदर ज्यादा जाना शुरू हो जाए। तो चलिए खैर, मैं आपको बता दूं कि वसीयत के अधिकार ये सबसे बढ़िया इस कानून के अंदर है। विरासत का अधिकार यानी कि वसीयत 3 तरह से हो सकती है। पोर्टल पर फॉर्म भरकर भी वसीयत हो सकती है, और लिखित या टाइप वसीयत अपलोड करके, या 3 मिनट का वीडियो वसीयत बोलकर भी अपलोड किया जा सकता है। यानी कि आप अगर कोई वसीयत लिखवाना चाहते हैं तो वो वसीयत आप बोलकर भी, पोर्टल पर एप्लीकेशन अपलोड करके भी, और टाइप करवा कर भी, और 3 मिनट का मरते मरते पिताजी बता देना ये वसीयत किस किस के नाम है, इस प्रकार से आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और उससे वसीयत आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटी और बेटे को एक समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड के अंदर अनुसूचित जनजाति के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है, और यहीं पर उत्तराखंड से जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होता है। और उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक पार्टी पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों के द्वारा इसे समर्थन भी दिया गया है। और देखते हैं आगे कानून कितना यानी कि प्रभावशाली बनता है, और बहुत सी चीजें इस कानून के अंदर बहुत ही बेहतर हैं। और कहीं पर इस कानून के अंदर ऐसा मुझे लगता है, शायद सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कुछ खामी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी हमारे धामी उसे संभाल ही लेंगे अगर रहे बने रहे तो वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।